नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग में। दोस्तों, किसी विकट परिस्थिति को अगर आपको अपने पक्ष में कैसे उपयोग करना है, अगर यह सीखना हो तो आपको नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल जो विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उस विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अपने सरकार और अपने प्रति देश के जनता के बीच में विश्वास के प्रतीक बना दिया। जी हां, और आज तो नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास प्रस्ताव पे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उनके यूट्यूब से लेकर प्रिंट मीडिया तक में जितने दरबारी खैरियर खैराती और दलाल पत्तलकार है, उन सब का भी उल्लेख देश के सबसे बड़े महापंचायत और लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में कर दिया। आज तो कांग्रेस पार्टी के दलाल दरबारी खैराती पत्तलकार भी धन्य हो गया। जिस तरीके से उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव पे मस्ती कर रहा था, जिस तरीके से उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव पे माहौल बनाने का कोशिश किया कि उनका जो आका है राहुल गांधी, वह नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से संसद में खो देंगे, उनका पोल खोल देंगे, उसी राहुल गांधी के लिए आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, वही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पे जिस तरीके का चर्चा किया इस सदन में, उनके चर्चा को देखकर तो उनका दरबारी भी परेशान है। नरेंद्र मोदी जी ने कहने की कोशिश किया कि जिस तरीके का उम्मीद तुम्हारा दरबारी तुमसे लगाया हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव पे जब तुम संसद में जाओगे, तब तुम चर्चा करोगे तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार का छीछा लेदर हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ पे जो अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ था, उस अविश्वास प्रस्ताव को ही नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के और देश के जनता के बीच में विश्वास का बांध कितना मजबूत है उसका प्रतीक बना दिया आज। और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से धराशायी हो गया। और अविश्वास प्रस्ताव जितना धराशायी हुआ, उससे भी कहीं ज्यादा विपक्ष का हौसला और उनका जो रणनीति था 2024 चुनाव के लिए, वो धराशायी हो गया। दरअसल जो विपक्ष मणिपुर मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वह विपक्ष ही मणिपुर मुद्दे पे जब चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने करना शुरू किया तो संसद से बैकआउट कर गए, वो संसद से भाग गए। पूरे 1-1.5 घंटे तक नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनता रहा, पूरा विपक्ष जलील होता रहा। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी मणिपुर मुद्दे पे बात करने के लिए सोचा, मणिपुर मुद्दे पे बात छेड़ा, वैसे ही देश का विपक्षी दल संसद से बैकआउट कर गया। उन्होंने अपना असली चेहरा और चरित्र दिखा दिया कि मणिपुर पे उनका चरित्र क्या है, उनका सोच क्या है। कल नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस और उनके समर्थित दलों को धोया है, वो गजब का। सबसे पहले तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने जवाब देते हुए भगवान का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि न चाहते हुए भी प्रभु ने मेरे उस वचन का लाज रखा और मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपने मन का बात, अपने सरकार के उपलब्धि को लोकसभा के माध्यम से, देश के संसद के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक पहुंचाऊं और विपक्षियों को नंगा करूं। क्योंकि उन्होंने 2018 में ही कह दिया था विपक्ष को 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, और विपक्ष ने लाया भी। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने उनका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुछ करे न करे, बेशक आपने अविश्वास प्रस्ताव पे इतना गंदा चर्चा किया, आपके पास कोई तथ्य नहीं था, कोई तर्क नहीं था, आप पूरी तरह से विफल रहे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में चर्चा करने में, लेकिन फिर भी आपने मेरे कहे हुए बातों को माना। मेरे कहने पे 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरीके के बातों को कहकर नरेंद्र मोदी दरअसल उन तमाम मोदी विरोधी दलों को, खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके दरबारियों को नंगा किया। पहली बार आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के सदन में कांग्रेस पार्टी के पालतू दलाल खैरियर खैराती पत्तलकारों का जिक्र किया और देश के सदन में खड़े होकर उनको उनकी औकात दिखाने की कोशिश की। ऐसे अमित शाह ने भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब देते हुए
कांग्रेस पार्टी के उस खैलियर खैराती दलाल पत्तलकारों का जिक्र किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब किसी बात का जिक्र करता है तो उसका मैसेज अलग जाता है। और जिस समय लोकसभा में अमित शाह जी जिक्र कर रहे थे इन चाइनीज दलालों का, उसी समय एक चाइनीज दलालों के घर पे छापा भी पड़ रहा था, उनका संपत्ति भी अटैच हुआ। और जब नरेंद्र मोदी उनका जिक्र किया तो समझिए इसके बाद क्या होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को जवाब देते हुए सबसे ज्यादा जलील किया। तो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने घुटने टेक देता है, उस बड़बोले अधीर रंजन चौधरी को जिसने इस देश के महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, उस अधीर रंजन चौधरी जी के लिए अमित शाह जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह कैसा अविश्वास प्रस्ताव है कि जिस प्रस्ताव को लाने का अधिकार लोकसभा में विपक्ष के नेता को था, जिस प्रस्ताव पे चर्चा करने का अधिकार लोकसभा में विपक्ष के नेता का होता है, उस नेता को विपक्षी दलों ने बोलने की अनुमति ही नहीं दिया। ये दुर्भाग्य है। यह लोकसभा में जो वर्तमान में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी, उसका अपमान है और मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। ऐसे अमित शाह जी ने भी अपने भाषण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि अधीर रंजन चौधरी को मेरे समय में से आधा घंटा बोलने के लिए दिया जाए, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया है। और सच बात है, कांग्रेस पार्टी ने, जिस कांग्रेस पार्टी का ये नेता है विपक्ष का लोकसभा में, उसी कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के दबाव में, क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी नहीं चाहती कि अधीर रंजन चौधरी इतने बड़े कद का नेता हो कि पश्चिम बंगाल में उनका कोई जनाधार हो, उनकी कोई पहचान हो। इसलिए सोनिया गांधी भी ममता बनर्जी के दबाव में लोकसभा में न ही बिल लाने का और न ही बिल पे चर्चा करने का अधिकार अधीर रंजन चौधरी को दिया, जबकि यह उनका कानूनी संवैधानिक अधिकार बनता था कि वो विपक्ष का नेता है। बेशक उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष का नेता का उनको जिम्मेवारी मिला हुआ है, उनको पावर मिला हुआ है लोकसभा में, तो उनका यह अधिकार था कि वह नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाता भी और उनपे सबसे पहले चर्चा भी करता। लेकिन विपक्षी गठबंधन की मजबूरी ने आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से ऐसा कुकर्म करवाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और उसका उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था, तब का विपक्ष का नेता शरद पवार, तो उन्होंने ही विपक्ष की अगुवाई किया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे उन्होंने चर्चा की शुरुआत किया था। 2003 में जब सोनिया गांधी लेके आई अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, उस समय भी सोनिया गांधी जी ने विपक्ष के नेता होने के नाते लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा किया था। 2018 में जब मल्लिकार्जुन खड़गे लेके आए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, तो उस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को रखा और उस पर चर्चा किया, क्योंकि उस समय विपक्ष का नेता था। जबकि 2018 में कांग्रेस पार्टी को अभी के मुकाबले कम सीटें थी। उस समय 48 सीटें ही थी लोकसभा में, जबकि इस समय 52-53 सीटें लोकसभा में। लेकिन इस समय सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी मजबूरी है, वो इतने मजबूर है कि क्षेत्रीय छत्रपों के दबाव में प्रदेश से लेकर आज देश के सदन में यह दिखा दिया कि वह अपने नेता का या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान करने से पीछे नहीं हटेगा। यह बंगाल के जनता के साथ, बंगाल के वोटरों के साथ, जो जनता अधीर रंजन चौधरी को चुन के भेजा है, उनके साथ उनका अपमान है। यह अपमान अधीर रंजन चौधरी का नहीं है, उस जनता का अपमान है जिसने उसको चुन कर लोकसभा में भेजा और उसको उसके पार्टी ने विपक्ष का नेता बनाया। नरेंद्र मोदी जी इतने पे ही नहीं रुके। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए उनको पूरी तरह से लूल पुंज नेता साबित कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का वो कच्चा चिट्ठा खोला, जिस कच्चा चिट्ठा पे अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे सोशल मीडिया के दौर में किसी का भी करतूत छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जब देश के सदन में इस तरीके का चर्चा होता है और वहां पे जब किसी घटना का जिक्र होता है, तो उसका मायने, उसका मतलब कुछ अलग हो जाता है, वो कुछ विशेष हो जाता है। और लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि आज कांग्रेस पार्टी को मुझ पर अविश्वास इसलिए है क्योंकि जिस कांग्रेस शासित समय में, कांग्रेस
शासनकाल में जिस हवाई जहाज से कांग्रेसी नेताओं का कपड़ा ड्राई क्लीन होने के लिए विदेश जाता था, आज उसी हवाई जहाज से उड़िया में गरीब और असहाय लोगों के लिए कोरोना का वैक्सीन जा रहा है। इसलिए कांग्रेस को मुझ पे अविश्वास है। कांग्रेस को अविश्वास इसलिए भी है मुझ पे कि जो कांग्रेस और उनकी सरकार अपने समय में अपने रिश्तेदारों को घुमाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए देश के नौसेना का युद्धपोत का इस्तेमाल करता था, आज उस युद्धपोत से विदेश में फंसे हुए भारतीयों को सहायता पहुंचाया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है। इसलिए विश्वास है। उन्होंने गांधी खानदान के साथ साथ देश के उन तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को भी उनकी औकात दिखाई कि इनको विश्वास इसलिए मुझ पे क्योंकि जिन नेताओं का बेटा अपना बर्थडे हवाई जहाज में मनाया करता था, आज उस हवाई जहाज से ही विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। इसलिए अविश्वास है। यह कांग्रेस को इसलिए अविश्वास है कि जिस कांग्रेस ने देश में 55 सालों तक राज करने के बाद भी देश के महिलाओं को, बहु बेटियों को सुरक्षित शौच तक का भी सुविधा नहीं दे पाया, और मैंने किया, इसलिए विश्वास है। उन्होंने तमाम उपलब्धियां भी गिनाई अपनी सरकारों का जो जरूरी था, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आज उन्होंने अपने सरकार का तमाम सारी उपलब्धियां लोकसभा में खड़े होकर गिनवाया, जिसको पूरी दुनिया ने सुना देश के साथ साथ। आज नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के मुद्दे पे भी कांग्रेस और उनके नेताओं को उनकी औकात दिखाई। आज नरेंद्र मोदी जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि अगर मणिपुर में आज हालात इस तरीके का है तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ गांधी खानदान है, क्योंकि देश में 55-50 सालों तक राज करने के बाद भी मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरीके का हिंसा होता रहा उनके दौर में, जिस तरीके से वहां बंद, कर्फ्यू, अलग अलग तरह की घटनाएं घटती रही, उस पर काबू नहीं कर पाना यह गांधी परिवार का फेल्योर था। और उसी का नतीजा है कि आज भी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी के उस सवाल का भी जवाब दिया जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में भारत माता का हत्या किया है, यह हत्यारी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा राहुल गांधी को कि अगर इस देश का, इस भारत माता का सबसे पहले किसी ने हत्या किया, उनको 2 टुकड़ों में बांटा, तो वो गांधी खानदान और नेहरू खानदान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका दोषी था कि इस भारत को 2 टुकड़े में काट दिया गया, इस भारत का हत्या किया गया, इस भारत के लाखों लोगों का नरसंहार करवाया गया, उसका जिम्मेवार पंडित नेहरू था। नरेंद्र मोदी जी ने वो भी याद दिलवाई कि इसी भारत में इंदिरा गांधी जी ने अपने ही लोगों के खिलाफ मिजोरम में बम बार्डिंग करवाई, बम वर्षा करवाया। सबसे उसके बाद, नेहरू के बाद अगर किसी ने भारत माता का हत्या किया था और अपने लोगों का हत्या किया था तो इंदिरा गांधी थी, जो 1966 में 5 मार्च 1966 को मिजोरम में बम वर्षा करवाया था। आज भी मिजोरम का लोग 5 मार्च को काला दिन के रूप में मनाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1984 में हजारों सिखों का नरसंहार किया गया। अगर सबसे ज्यादा भारत माता का किसी ने हत्या किया, भारत में सबसे ज्यादा हत्या और नरसंहार हुआ, जातीय हिंसा हुई, तो वो कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार ने करवाया, उनके शासन काल में हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कहा कि जो लोग भारत के सुरक्षा और संपत्ति की बात करता है, जो कहता है कि मणिपुर को भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत का हिस्सा नहीं मानता, उस नेता को यह समझना चाहिए कि किस तरीके से पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ने भारत के संपत्ति को विदेशी सरकारों को गिफ्ट के तौर पे देता चला गया। उन्होंने इसी के मद्देनजर एक द्वीप समूह का बात किया, जिस द्वीप समूह को 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था। उस द्वीप समूह का नाम है कच्चा दीपू, जिस द्वीप समूह को इंदिरा गांधी ने 1974 में श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया, वो आज हमें सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमसे वो लोग हिसाब मांग रहा है जिनका पूरा हिसाब किताब ही बिगड़ा हुआ है, जो देश के तमाम संस्थानों को के लिए यह दुष्प्रचार कर रहा था देश में कि देश का LIC डूब गया, देश का बैंक डूब गया,
देश का रक्षा सुरक्षा संस्थान डूब गया। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कटाक्ष किया कि आज जिस तरीके से खेतों में वीडियो शूट करवाया जा रहा है, जो व्यक्ति कभी गमले में मूली नहीं उगाया, वह व्यक्ति भी आज जाकर खेतों में वीडियो शूटिंग करवा रहा है। जो व्यक्ति HAL कंपनी के गेट के बाहर जाकर वीडियो शूटिंग करवाता था, जो व्यक्ति और उनके पालतू खैराती खैरियर पत्तलकार ये कहता था कि LIC डूब गया, देश के बैंक डूब गया, आज LIC भी मुनाफे में है, देश का सरकारी बैंक भी 2 गुने मुनाफे में है। उन्होंने एक बात कहा इस देश के लोगों को, और यह सबसे बड़ा कटाक्ष उन दलालों के ऊपर था जो दलाल आर्थिक नीति के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार को ज्ञान दे रहा। उन्होंने कहा कि मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस भी सरकारी संस्थान के खिलाफ दुष्प्रचार देश का विपक्ष कर रहा हो या खैरियर खैराती पत्तलकार गैंग के लोग कर रहा हो, आप आंख मूंद कर उस संस्थान में अपना निवेश कीजिए। मेरा गारंटी है कि आपको फायदा मिलेगा, आपको मुनाफा होगा। यह उन दलालों के ऊपर कटाक्ष था जो कुछ ही दिन पहले जब अडानी विवाद हुआ था, उस समय कह रहा था कि देश का स्टेट बैंक डूब गया, देश का LIC डूब गया, देश के लोगों का पैसा डूब गया। ये जवाब उनको नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेसियों के ऊपर एक और कटाक्ष किया कि किस तरह से यह विदेशी प्रोपोगेंडा पे नाचने लगते हैं। जिस विदेशी रिपोर्ट का औकात एक मिट्टी के ढेले के बराबर भी नहीं होता, उस रिपोर्ट में भी देश के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से कि आपको जो वो आपका दरबारी पत्तलकार जो लिख कर देता है वह पूरा के पूरा पढ़ देते, पढ़ने से पहले विचार तो करो कि उसके पीछे का तर्क क्या है, तथ्य क्या है। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जी ने फिर से इन विपक्षी को, फिर से मोदी विरोधी दलों को 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण दे दिया एडवांस में। इसके साथ ही उन्होंने देश के लोगों पे भी भरोसा जताया, उनसे फिर से अपील किया कि अगर आज दुनिया में भारत का बोलबाला है, अगर आज दुनिया ने भारत की तरफ देखना शुरू किया है, भारत की तरफ दुनिया की निगाहें हैं, तो ये आपके दम पे हैं। आपने जो 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, उस सरकार की वैल्यू है, आपके उस वोट का वैल्यू है, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा की निगाहों से देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। दरअसल विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने हैक करके अपने पक्ष में देश के लोगों के ऊपर विश्वास और देश के लोगों के ऊपर अपने ऊपर विश्वास का एक प्रतीक चिन्ह बना दिया। और देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि एक पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी इस देश का वह विपक्षी दल जिनको लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत नहीं है, वो लोग भी बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि ये किसी भी तरीके से चाहता है कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री ना बने, नरेंद्र मोदी को रोक दिया जाए। अब इस देश के जनता को निर्णय करना है कि उसे किसे चुनना है। एक तरफ उस गरीब माँ के बेटे को जिसने अपना पूरा जीवन इस देश के सेवा में समर्पित कर दिया, या उस अमीर इटालियन माँ के बेटे को जिसको 52 साल की उम्र तक यही नहीं पता था कि भारत क्या है, और अभी भी नहीं पता है। वो अभी भी भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा है। उनको यही नहीं पता कि भारत आज से 75 साल पहले 1947 में ही 1948 में ही देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ दिया था। अगर उन्होंने नहीं जोड़ा होता तो आज आप इस तरह का नौटंकी इस देश में नहीं कर पाते। तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव के का फायदा उठाते हुए देश के सदन में पूरे देश और दुनिया के सामने विपक्षी नेताओं को धो दिया, उनको पूरी तरह से नंगा करके भेजा, और यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, गिर गया। अब देखना यह है कि क्या 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, और आता है तो उसका परिस्थिति क्या होगा, उस समय की स्थिति क्या होगी, ये भविष्य की बात है, इसको भविष्य पे छोड़ देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।